नमस्कार। हिंदी के एक गीतकार ने लिखा है, घर के जैसे बांसुरी का स्वर, घर के जैसे बांसुरी का स्वर दूर रहकर भी सुनाई दे, बंद आंखों से दिखाई दे। इसी घर का ख्याल अज्ञे जी को इस तरह आता है कि उस एकांत में घर दो जिसमें सभी आम हैं। लेकिन घर छोटे हो रहे हैं, मकान बड़े होते जा रहे हैं, इतने बड़े कि उनकी ऊंचाई से सब छोटे दिखते हैं, इतने महंगे जितने में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री लग जाए। मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड में बना मुकेश अंबानी का मकान कुछ इतना ही बड़ा है। दुनिया का यह सबसे महंगा मकान उन्हें मुबारक। यह अलग बात है कि इस मकान से ना वो दुनिया देख सकेंगे, ना दुनिया उनको देख सकेगी। आइए भारत भूमि पर हुए माया जाल के इस तिलिस्म का नजारा दें। फोर्ब्स नाम की मैगजीन बताती है कि मुकेश अंबानी इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं। दुनिया में सिर्फ 3 लोग उनसे ज्यादा अमीर हैं। मुकेश अंबानी के पास $29 बिलियन है, यानी कितने रुपए में हिसाब लगाएं तो करीब 1400 अरब रुपए। अब मुकेश अंबानी एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं। वो अपने नए घर में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा मकान होगा। इसकी कीमत 4400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऊंचाई कुतुब मीनार से करीब दुगने के बराबर। ये 567 फुट ऊंची इमारत है। 27 मंजिला इस इमारत का एरिया 4 लाख स्क्वायर फीट का है और ये इंतजाम बस 6 लोगों के लिए है और इसकी देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ होगा। वाह मुकेश अंबानी, वाह। दुनिया भर की निगाह इस ऊंचे मकान पर है। ट्विटर पर आ रहे कुछ कमेंट आप भी सुन लीजिए। एक ने लिखा है, मैं समझता था कि सिर्फ अमेरिकी ही लालच, खुदगर्जी और मूर्खता के लिए कसूरवार होते हैं। मैं भी कितना मूर्ख हूं। अब बिल गेट्स को अपने लिए $2 बिलियन का घर लेना होगा। एक और कमेंट, इस ऊंचाई से मुकेश अंबानी को मुंबई की झोपड़पट्टियां भी खूबसूरत दिखेंगी। वाकई इतने ऊंचे और बड़े घर में रहकर मुकेश उन तमाम मुश्किलात से कोसों दूर होंगे जो हिंदुस्तान नाम का यह गरीब मुल्क झेलता रहता है। ऐसी ऊंचाई से नीचे की आवाजें नहीं आती। ऐसी ऊंचाई से लोग बिल्कुल बौने जैसे दिखते हैं। इस ऊंचाई से आसमान बिल्कुल अपनी मुट्ठी में लगता है। ये ऊंचाई एक छोटे से इंडिया को लुभाती है। इस आसमान तक एक छोटा सा इंडिया पहुंचना चाहता है। लेकिन उस जमीन को भी देख लें जहां से मुकेश अंबानी खड़े होते हैं और उनका छोटा सा इंडिया खड़ा होता है। ये वो जमीन है जहां गरीबी भी बढ़ रही है और अमीरी भी। एक तरफ मुकेश अंबानी है जो 4400 करोड़ रुपए के घर में रहने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान है जो अफ्रीका के सबसे गरीब 22 मुल्कों की बराबरी करता है। इस हिंदुस्तान में करोड़ों परिवारों के ऊपर छत नहीं होती, करोड़ों बच्चे भूखे पेट सोते हैं। हम ये सब याद नहीं करना चाहते। ये मौका गृह प्रवेश का है, लेकिन ऐसे मौकों पर अपना वो बड़ा घर याद आ जाता है जिसका नाम हिंदुस्तान है। एक है ललित मोदी। कुछ अर्सा पहले तक दौलत और शोहरत के तालाब में डुबकियां लगाते थे। लोग उन्हें देश का सबसे काबिल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर बताते थे, कलमाडी से भी ज्यादा काम। उन्होंने भारत में आईपीएल कराया। चुनाव के वक्त सिक्योरिटी का सवाल उठा तो रातों रात उठाकर आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका ले गए। सबने लोहा मान लिया, लेकिन लोहे की कलई बाद में खुलने लगी। ये ललित मोदी नहीं, उनका पैसा था जो कायदे कानूनों को ताक पर रखकर सब कुछ करवाता रहा। ललित मोदी अब फरार है, 7 समंदर पार है। उससे पूछताछ होनी है, लेकिन जली हुई रस्सी के बल नहीं गई। ललित मोदी का कहना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनसे भारत में नहीं, लंदन में पूछताछ करे। इसका खर्चा वही उठाएंगे। ये दौलत का गुमान है जिसे तोड़ा जाना बेहद जरूरी है। कभी आईपीएल के कमिश्नर रहे ललित मोदी पूछताछ के लिए भारत नहीं आएंगे। उनका कहना है उनकी जान को खतरा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को उनसे पूछताछ करनी हो तो वो लंदन आ जाए। ललित मोदी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आने जाने और ठहरने का खर्चा भी देने को तैयार है। ये वो ललित मोदी हैं जिनके खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में एक एफआईआर दर्ज है, जिनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस है, जिनका पासपोर्ट जब्त करने पर भी विचार चल रहा है। कोई दूसरा आम आदमी होता और अगर बेगुनाह होता तो फौरन भारत लौटता, पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होता, अपनी बेगुनाही के सबूत देता और इंसाफ की लड़ाई लड़ता। लेकिन लंदन में बैठे ललित मोदी अपनी सुरक्षा की आड़ लेकर हमारी एजेंसियों को अंगूठा दिखा रहे हैं। आखिर ललित मोदी जैसे लोगों को यह हौसला कहां से मिलता है?
इतनी हिम्मत उनमें कैसे आती कि वो इस देश के कानूनों को अपने जूते की नोक पर रखते दिखाई पड़ी? क्या इस अनुभव से कि इस देश में पैसा जो चाहे सो करा सकता है, बड़े लोगों को खरीद सकता है, छोटे लोगों को कुचल सकता है? 3 साल आईपीएल का तमाशा कुछ इसी अंदाज में ललित मोदी चलाते रहे और इस दौरान देखते रहे कि वो इस देश के मंत्रियों और संतरियों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन्हीं की हिमाकत थी कि उन्होंने विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोला और ये राज भी कि कोच्चि की टीम के पीछे शशि थरूर खड़े हैं। ये राज भी इसी के बाद खुला कि शशि थरूर को एक और मंत्री प्रफुल्ल पटेल आईपीएल से जुड़े कारोबार के मुनाफे और नुकसान समझा रहे हैं। वो ये देखते रहे कि मंत्रियों की बेटियां चाहें तो आईपीएल की टीमों के लिए हवाई जहाजों के रास्ते बदलवा सकती हैं। ये काम सिविल एविएशन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की बेटी ने किया था। ये तो वो राज हैं जो खुल चुके हैं। ढके हुए राज और भी ज्यादा हैं। इनका वास्ता आईपीएल के कारोबार में टैक्स की चोरी और पैसे के हेरफेर से है। इस हेरफेर के अलग अलग सबूत मिलते रहे हैं। ललित मोदी शायद अब भी मान के चल रहे हों कि वो इसलिए नहीं घिरे हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, वो इसलिए घिरे हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ताकतवर लोगों से झगड़ा मोल ले लिया। इसमें शक नहीं कि उनके इस ख्याल में भी कुछ सच्चाई होगी, लेकिन यह हमारा फर्ज है कि अगर ललित मोदी अपने पैसे की ताकत को सब कुछ मानते हो और इस देश की एजेंसियों को न्योता देते हो कि वो उनके खर्चे पर आए, ठहरें और पूछताछ करके लौट जाएं, तो उन्हें समझाने की जरूरत है कि इस देश के कानून ताकतवर लोगों की तफरीह का खेल नहीं है। जिस भी तरह हो, चाहे इसके लिए ब्रिटिश सरकार की मदद क्यों न लेनी पड़े, उन्हें डिपोर्ट किया जाए, भारत लाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। इससे उनके ही नहीं दूसरों के होश भी ठिकाने आएंगे। तो एक तिलिस्म तो दौलत का था जो हमने देखा मुकेश अंबानी का घर, एक गुमान ताकत का जैसे ये ललित मोदी का, और अब एक गफलत भी देखिए, विचारधारा की गफलत। आरएसएस देशभक्त संस्था है, दहशतगर्दी के इतने खिलाफ कि आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ाने की बात करती है, लेकिन एक के बाद एक उसके करीबी लोग अजमेर से लेकर मालेगांव धमाकों तक पकड़े जा रहे हैं। इन पकड़े गए लोगों की डायरी में संघ के बड़े नेताओं के नाम निकल रहे हैं। संघ इसे साजिश बताता रहा है, हालांकि जब उसे लगा कि यह दलील नहीं चलेगी तो वो जांच में सहयोग की बात भी कर रहा है। 3 साल पहले अजमेर में साझी विरासत के एक बड़े मयार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर धमाके हुए। 3 लोग मारे गए। इन धमाकों की चार्जशीट पिछले हफ्ते दायर हुई है। इस चार्जशीट के मुताबिक देवेंद्र गुप्ता नाम के एक शख्स ने अपने और सुनील जोशी के फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। सुनील जोशी 6 साथियों के साथ जयपुर आए। उनकी बैठक में इंद्रेश कुमार ने भाषण दिया, कहा कि आप दिखाएं कि आप लोग धार्मिक यात्रा पर आए। योजना बनी कि लोकेश शर्मा और रामजी कलसांगरा विस्फोटक और हथियार जुटाएंगे, देवेंद्र गुप्ता धमाके के लिए सिम कार्ड और मोबाइल लाएंगे और प्रज्ञा सिंह मीडिया प्रभारी होंगे। पैसे जुटाने का काम सुनील जोशी और संदीप डांगे का होगा। ये ब्यौरा सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये सारे लोग संघ परिवार के करीबी रहे हैं, कुछ तो सीधे संगठन में और कुछ वैचारिक तौर पर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मेलजोल आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं से रहा। इंद्रेश कुमार के बचाव में बीजेपी के लोगों ने कल दिल्ली में धरना दिया। संघ परिवार इस चार्जशीट को अपने खिलाफ साजिश बता रहा है। ये सारा मनगढ़ंत है, सारे आरोप झूठे हैं, गलत हैं और राजनीतिक वैमनस्य के कारण ये बनाए हुए हैं। सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है। उनकी डायरी के पन्नों में फिर से आरएसएस के बड़े नेताओं के फोन नंबर निकल रहे हैं। अजमेर से पहले मालेगांव में भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अभिनव भारत के सदस्यों के नाम सामने आ चुके हैं। इसके अलावा गोवा में हुए एक धमाके में भी हिंदूवादी संगठनों का हाथ दिख चुका है। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए हमलों के पीछे भी यही लोग बताए जा रहे हैं। इतने सारे आरोपों के बावजूद संघ परिवार ने भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म शब्द इस्तेमाल करने पर गृह मंत्री पी चिदम्बरम की आलोचना की। Saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. लेकिन अजमेर और मालेगांव के आतंकवाद का रंग जो भी हो, उसका रिश्ता संघ से है। ये बात पुलिस की जांच बार बार साबित कर रही है। इन धमाकों के पीछे कहीं उससे जुड़े संगठनों का हाथ नजर आ रहा है, कहीं उसकी दी हुई तालीम का। साफ है कि नफरत की भाषा सिर्फ नफरत की सियासत और नफरत का समाज बनाती है। ये समझते हुए भी संघ परिवार ऐसी भाषा और ऐसी सियासत को बढ़ावा दे रहा है। प्रत्येक ब्रेक के बाद हमेशा की तरह खूबसूरत गाना। हमारा हिंदुस्तान हमारा